Progress. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और धीरे धीरे तो नहीं चलना, बहुत अच्छे चल रहा है। ठीक है ना? गति कम करना हो तो बता देना, है ना? गति कम करना हो तो बता देना, स्पीड मतलब नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है। तो अब उस करार्थीचा ये हो गया था शायद, उस करार्थीचा थोड़ा सा हुआ था नहीं हुआ था। क्यों आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? और अतिरिक्त कोई सी दिया बंद करना, वो बगल वाले कमरे में कूलर रहता है ना, वो खिसक जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, बहुत डिस्टर्ब नहीं है। नहीं ठीक है, वो बंद हो जाता है। तो पुष्करार्ध में, पुष्करार्ध से क्या लिया था अपन ने? आधा पुष्करवर्ती। आधा पुष्करवर्ती। उतने ही क्षेत्र और पर्वत है, कितने? किसके समान? बहुत अच्छा, जम्बूद्वीप नहीं बोला, धारती खंड के समान ना। क्षेत्र भी उतने ही और पर्वत भी उतने। और धारती खंड में कितने हैं जम्बूद्वीप से? डबल है, दूने दूने है। तो यहाँ द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति समझ गए आप लोग? किसे कहते हैं अनुवृत्ति? किसे कहते हैं? मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट है। पूर्व सूत्रों में जो बात आई है उसको दोबारा ना कह करके वहीं से उसकी अनुवृत्ति कर लेना, है ना? कॉपी करके पेस्ट कर लेना यहाँ भी, तो ये अनुवृत्ति कहलाती। तो यहाँ पर यही कहा द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। द्विह मतलब इस पद की किसकी अपेक्षा अनुवृत्ति होती है? तो कहते जम्बूद्वीप के भरत आदि क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत। अब बार बार बोलेंगे ना तो अपने को याद हो जाएगा। जैसे भरत बोलेंगे तो भरत के बाद कौन सा क्षेत्र है? फिर ऐरावत। और जैसे हिमवान बोलेंगे तो दूसरा पर्वत कौन सा है? महाहिमवान। बोल तो पूरे। हिमवान, महाहिमवान, निषद, शिखरी। बस ये 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र आदि, आदि के कारण ये अपन ने बोला है ना इतने सभी। तो भरत आदि क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत, तो सभी लेना उससे। इनकी अपेक्षा द्विह इस पद की अनुवृत्ति होती है। यह कैसे समझा जाता है? तो व्याख्यान से समझा जाता है। व्याख्यान किसे कहते हैं? व्याख्यान उसका होता है जो भगवान ने कहा है और जो गणधर देव ने बताया है, उसी को व्याख्यान कहते हैं। ठीक है, वो अपने पास आचार्य श्री की कृपा से आया। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, अपने गुरुदेव है ना, सभी की कृपा से हम तक आया है। जिस प्रकार धारती खंड द्वीप में हिमवान आदि का विस्तार कहा है, उसी प्रकार पुष्करार्ध में हिमवान आदि का विस्तार धूना बतलाया है। जैसे धारती खंड में जम्बूद्वीप से धूना हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा? पुष्करार्ध में भी उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये आधा ही है, नाम वे ही है। 2 ईश्वाकार और 2 मंदर पर्वत पहले के समान जानना चाहिए। अपन ने ईश्वाकार कल देख लिए थे, है ना? अपन को नहीं दिख रहे थे तो पारुल ने दिखा दिए थे। इसमें थोड़े चौड़े चौड़े बना दिए, बाकी पतला सा रहता ना, ऊपर से नीचे तक अच्छा दिखता है। तो 2 ईश्वाकार और 2 मंदर पर्वत पहले के समान जान लेना चाहिए। जहाँ पर जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष है, जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष कहाँ है? किसी को याद है? सुमेरु पर्वत के पास में। सुमेरु पर्वत के पास नहीं, उत्तर गुरु नहीं, उत्तर गुरु नहीं, भरत क्षेत्र की बात है ना। और नहीं है तो विदेश क्षेत्र में हुआ और सुमेरु पर्वत के पास में। और सुमेरु पर्वत के पास में सेंटर। और सोच, दिख रहा है क्या यहाँ? वही है। अरे आप विदेश क्षेत्र दिखाओ, मिल जाएगा। नहीं, ये खोला, इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं, इसी को थोड़ा सा ऊपर सेंटर आ जाएगा। हाँ, बस इधर से बता देते हैं। दिखाओ। तुमने क्या कहा? 2.5 दीप खोल दें? बीच में, विदेश क्षेत्र के बीच में जो लाल लाल गोला है ना, उधर लिखा है
अच्छा आप इधर आ गई, उसमें लिखा था इसमें वो देख लो, ये दिख रहा screen है अच्छे से। विदेश क्षेत्र तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दिख रहा है। देखो विदेश क्षेत्र का अपन ने बीचों बीच का हिस्सा पढ़ा था ना, ये बीचों बीच का हिस्सा एक बार पढ़ा था, याद आया? तो जम्बू वृक्ष बिल्कुल विदेश क्षेत्र में ही है और इस साइड है ना। इसके 4 हिस्से किए थे, है ना, ये 4 गज दंत से, 4 गज, दो और दो, दो नीचे गज दंत, और ये शालमली, ये इधर शालमली है ना। तो इस जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम क्या पड़ा है? जम्बू द्वीप पड़ा है। ठीक है, तो वो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं फिर? किस, कौन से क्षेत्र को? जहाँ ये जम्मू मतलब विदेश क्षेत्र ही बोलते हैं। विदेश क्षेत्र का ये वाला पोर्शन है, ये वाला खंड विदेश क्षेत्र की, अपन ने ये खंड बनाए थे ना इसके आधार पर। तो विदेश क्षेत्र में ही है दोनों वृक्ष, जम्बू वृक्ष भी विदेश क्षेत्र में, उत्तर साइड में तो जम्बू है और दक्षिण साइड में शालमली है। ये शालमली, ये लिखा शालमली है ना। तो जम्बू इसलिए दिखाया क्योंकि अपने यहाँ अभी पाठ आया कि जम्बू वृक्ष है, जहाँ पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष। अब दिख गया सबको कहाँ पर है ना, विदेश क्षेत्र में, एक उस कॉर्नर में, उत्तर पूर्वी कहना चाहिए, उत्तर पूर्वी दिशा में है ना, जम्बू वृक्ष है। पुष्कर द्वीप में वहां अपने परिवार वृक्षों के साथ पुष्कर वृक्ष है, इसीलिए इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप, यह नाम रूढ़ हुआ है। आगे समझ में आता है? क्या बताया कि जिस दिशा में जम्बू वृक्ष है जम्बू द्वीप में, तो अपन को विदेश क्षेत्र में मिल गया, उत्तर पूर्वी विदेश में। इसी तरह पुष्करार्ध में कौन सा है वृक्ष? पुष्कर वृक्ष है, सॉरी वर नहीं लगाना, पुष्कर वृक्ष, और किसके साथ है? अपने परिवार वृक्षों के साथ। ऐसी जम्बू वृक्ष भी ना अपने परिवार वृक्षों के साथ है, वहाँ बनाया जरूर नहीं है लेकिन उसके भी परिवार वृक्ष है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब शंका, इस द्वीप को पुष्करार्ध या संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? तो मानसोत्तर पर्वत के कारण। मानसोत्तर पर्वत दिख गया सबको, ये है ना ढाई द्वीप के बाहर, ये है ना मानसोत्तर की नहीं है? वो पुष्कर द्वीप के पीछे बीच जो आ रहा है ना, वो है नहीं। पुष्कर द्वीप पूरा नहीं बना, सुनो प्रज्ञा, पुष्कर आधा ही बनाया है, बाहर वाला ले रहे। क्यों ले रहे बाहर वाला? क्योंकि ये ढाई द्वीप का नक्शा है ना प्रज्ञा। ठीक है, जम्बू द्वीप पूरा, लवण समुद्र पूरा, दात्किकण द्वीप पूरा, कालोद द्वीप पूरा, और ये आधा पुष्कर, ये मानसोत्तर पर्वत है ये। ठीक है, फिर आधा पुष्कर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिर ढाई द्वीप का नक्शा न कहला के 3 द्वीप का कहलाता। आगे समझ? ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको? बाकी लोगों को किसी के प्रश्न से दूसरों की शंका का समाधान भी हो जाता है ना। तो ये है ये नक्शे हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कर दिए हैं, फिर से कर देंगे। तो ये मानसोत्तर पर्वत सब लोग देखो, ये कूट बने ना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, सिद्धायतन है, और कृत्रिम चैत्यालय भी अपन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया अपना, कहते हैं मानसोत्तर पर्वत के कारण इस द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं। दूसरा विभाग कहाँ है? इसके बाहर है ना, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आधा द्वीप, और यहाँ से फिर शुरू होगा, जहाँ खत्म होगा वहां पर आधा द्वीप। तो इस द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं। ठीक है, इस द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं। अतः आधे द्वीप को पुष्करार्ध या संज्ञा प्राप्त हुई। तो अपन ने जितना लिया वो पुष्करार्ध और संज्ञा प्राप्त आधा द्वीप है। ठीक है, अब यहाँ शंकाकार का कहना है कि जम्बू द्वीप में हिम्मान आदि की जो संख्या है उससे हिम्मान आदि की दूनी संख्या आधे पुष्कर द्वीप में क्यों कही जाती है, पूरे पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं कही जाती। अब इस शंका का समाधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, बिना देखे बोलो कोई सूत्र किसको याद है? बहुत अच्छा, शुरुआत तो कर दी। प्राण मानसोत्तरान मनुष्या, फिर से बोलो सविता, प्राण मानसोत्तरान मनुष्या। दीदी हम बोल रहे हैं सूत्र, पहले सविता प्राण मानसोत्तरान मनुष्या। चलो ठीक है, बोलो सविता। प्राण मानसोत्तरान मनुष्या। हाँ, पहले ताक को ज्यादा मत बोलो, मानसोत्तरान। विकास बोल के देखो, आवाज आ रही हो? पिंकी, मेघा, श्रुति भाभी,
प्राण मानसोत्तरान मनुष्य। चलो बाकी क्या लोग मानसोत्तरा? ठीक है, बोल लिया करो। मानसोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं। पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल मानसोत्तर नाम का पर्वत है। अब देखो यहाँ पर तो चूड़ी के समान गोल नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये गोल है तो इसमें ये क्या होता दिखाई नहीं देता, इसलिए कूट कूट बना दिए। बाकी वो गोलाकार ही है, ऐसा पूरा ऐसा गोला बना हुआ है, ठीक है। फिर उसमें कूट वूट सब है। क्योंकि अब देखो आप लोग, एक आश्चर्य की बात, कितने द्वीप और समुद्र हैं पूरे? अनंत नहीं है, असंख्यात हाँ बहुत अच्छा, असंख्यात असंख्यात है, ठीक है। तो पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू। आखिरी द्वीप कौन सा है? स्वयंभू हाँ, स्वयंभू द्वीप बोलना है। और आखिरी समुद्र कौन सा है? समुद्र। अब सुनो, विशेष बात हमेशा याद रखना, जम्बू द्वीप का विस्तार कितना पढ़ा अपन लोगों ने? बहुत अच्छा, 1,00,000 योजन। और पता है स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना है? समुद्र का बोल रहा है, कितना होगा? आधा राजू, आधा राजू, समझ रहे हो आप लोग? आधा राजू। अब सुनो दूसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न सुनो, मध्यलोक कितना है? पूरा मध्यलोक 45 लाख नहीं, पूरा मध्यलोक का मतलब क्या होता है? मध्यलोक का मतलब वो होता है जिसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। बताओ अब पूरा मध्यलोक कितना बड़ा है? बहुत अच्छा, 1 राजू है। पूरा मध्यलोक 1 राजू है। और अकेला स्वयंभू रमण समुद्र कितना है सविता? अकेला स्वयंभू रमण समुद्र आधा राजू। बताओ मतलब क्या है कि 1,00,000 से दूने 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 असंख्यात बार किए अपन ने। कितनी बार दूने दूने किए? असंख्यात बार किए। और असंख्यात करोड़ योजन का तो 1 राजू होता ही है। जब अपन ने 1,00,000 को असंख्यात बार दूना दूना किया ना, तो जो आखिरी समुद्र वो इतना बड़ा हो गया कि आधा राजू प्रमाण हो गया। अब चलो अगला प्रश्न, बहुत अच्छा वाला, तुरंत दिमाग से उत्तर देना मेघा। स्वयंभू रमण द्वीप कितना बड़ा है? स्वयंभू रमण समुद्र की अपेक्षा बताओ। बहुत बढ़िया, पाव राजू। जब आधा राजू स्वयंभू रमण समुद्र है तो उसका आधा तो स्वयंभू रमण द्वीप रहेगा ना, क्योंकि उसी से दूना तो वो है। समझ में आया कुछ? तो पाव राजू मिला दो तो कितना हो गया? दोनों मिलाकर के कितना हो गया? नहीं, पूरा प्रश्न, हाँ सही है, पूरा प्रश्न सुन के उत्तर दिया करो तुम लोग तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन राजू हो गया ना अपना? कितने द्वीप और समुद्र हो गए कौन राजू में? आखिरी द्वीप समुद्र, बस एक द्वीप और एक समुद्र कौन राजू में है। अब बताओ, अब जो असंख्यात बचे हैं वो सिर्फ पाव राजू में है। सोचो विचार करो, मतलब कितना विस्तार वहां पर है। इसीलिए तो असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं स्वयंभू रमण समुद्र में जो स्वर्ग जाते हैं। कैसे हैं? प्रतिमाधारी नहीं बोलते उनको, अणुव्रती बोलते हैं। जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं ना, अणुव्रती भी ना कह करके पंचम गुण स्थानवर्ती कहते हैं उनको, है ना। तो पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच असंख्यात है, इतना बड़ा समुद्र है वो। और वहां की अवगाहना कितनी है? 1,000 योजन विस्तार वाला तो महामत्स्य होता है। 1,000 योजन को ही सोच लो कितना बड़ा होता है, 12,000 किलोमीटर 1 योजन। क्योंकि साहब महायोजनों से नापते हैं, और छोटे योजन भी नापेंगे तो 12 किलोमीटर का भी लो ना, तो कितना बड़ा महामत्स्य दुगना हो गया, 526 सही है। हमारा क्षेत्र ही बहुत छोटा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तो देखो कितनी बड़ी बात पता चली ना आज अपन लोगों को, चली कि नहीं? मुझे पता नहीं। चलो हाँ सविता, पता लगा समुद्र कितना बड़ा होगा? कौन सा वाला? बॉम्बे का। ये तो कुछ नहीं, अपनी पिंडरे की नदिया के बराबर है इनके तुलना में। अपना जो पहला समुद्र है ना, लवण समुद्र, उसकी तुलना में भी बूंद के समान है बम्बई का। तो इनकी कोई गिनती नहीं है। जितने के भी अपन ने नाम सुने ना, वो सब इन सागरों की तुलना में बूंद है, बूंद बस। ठीक है, ऐसा समझना। तो क्या कह रहे हैं? पुष्कर और द्वीप के ठीक मध्य में
चूड़ी के समान गोल मानसोत्तर नाम का पर्वत है। अपन देख के आ गए हैं ना कैसा है। उससे पहले ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर नहीं रहते। मतलब 2.5 द्वीप में है ना, उसके अंदर 2.5 द्वीप है उस पर्वत के अंदर। तो 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहेंगे। इसलिए मानसोत्तर पर्वत के बाहर पूर्वोक्त क्षेत्रों का विभाग नहीं है। इस पर्वत के बाहर इस क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर मनुष्य रहते ही नहीं है ना। तो इन क्षेत्रों में कौन रहता है? जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं। तो वो तो 2.5 द्वीप के बाहर रह ही नहीं सकते ना। इसलिए मानसोत्तर पर्वत के अंदर उनको कहा। इस पर्वत के उस ओर देखो, अब इस बार इसको भी ध्यान से सुनो। अभी पूछ रहा है इस पर्वत के उस ओर, किस पर्वत के उस ओर? बहुत अच्छा। उस ओर कौन कौन जा सकता है? उपवास जन्म वाले, मतलब देव। यहाँ पर देव अकेला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि नारकी तो निकलते ही नहीं वहां से। तो दोनों का ही उपवास जन्म होता है, देव और नारकियों का। तो देव जा सकते हैं किसके बाहर? मानसोत्तर पर्वत के बाहर, है ना। तो नंदीश्वर द्वीप भी जाते हैं ना। नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है और अपने पास तो सिर्फ 2.5 द्वीप है ना। तो उपवास जन्म वाले जा सकते हैं और समुद्र घाट को प्राप्त हुए जा सकते हैं। समुद्र घाट किसका होता है? हाँ, केवली भगवान का होता है और मनुष्यों का भी होता है। मनुष्यों का भी होता है ना। चारों गति होता है दीदी, लेकिन अलग अलग। हाँ, चारों गति के जीवों के साथ समुद्र घाट होते हैं। केवली भगवान का केवली समुद्र घाट होता है। और समुद्र घाट को प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर और दूसरे विद्याधर या रिद्धिधारी, रिद्धि प्राप्त मुनि भी नहीं जा सकते हैं वहां पर। रिद्धिधारी मुनि चाहे चारण रिद्धिधारी हो या विजयात पर्वत के विद्याधर हो, तो ये भी 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। अपनी विद्या या रिद्धि के बल पर अंदर ही रहेंगे। ठीक है। इसलिए इस पर्वत का मानसोत्तर यह नाम सार्थक है। इस प्रकार जम्बूद्वीप शब्द लिया है, कदाचित शब्द लिए हैं, मतलब जा भी सकते नहीं, कदाचित कहते हैं कभी भी नहीं जाते हैं। ये रिद्धिधारी मुनि और विद्याधर कभी भी नहीं जाते हैं। साफ लिख दिया नहीं। मनुष्य जा ही नहीं सकते कुल मिला के। 2.5 द्वीपों में और 2 समुद्रों में मनुष्य जानना चाहिए। चलो, पूरा हो गया। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करुण स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। किया